भारत ने क्या किया? भारत ने अपने स्तर पर जो भी कार्य करने थे, जो अमेरिकी वर्चस्व को जियोपॉलिटिक्स में मात देते थे, वो सारे कार्य किए। जैसे बाइडेन ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया पर प्रभाव डाला कि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन भारत ने उसी समय जाकर पुतिन का हाथ थाम लिया। हमने इनसे डिस्काउंटेड रेट पर इतना तेल खरीदा कि हमारे साहस को देखकर रूस से चीन ने भी बहुत सारा तेल खरीद लिया। परिणाम यह निकला कि अमेरिकी प्रतिबंधों का रूस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 850 से ज्यादा दिन हो चुके और रूस अभी तक यूक्रेन से लड़ रहा है, क्योंकि भारत तेल खरीद करके खूब वेपन और पैसा भेज रहा है। इतना ही नहीं, भारत के साथ साथ चीन ने भी खूब सारा तेल खरीदा और दोनों देशों ने तेल के बदले अपने वेपन दिए। हाल ही में यह रिपोर्ट बाहर निकलकर आई कि इंडिया ने तेल के बदले $4 बिलियन के वेपन रूस को पहुंचाए हैं। हाल ही में विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि हमारे यहां पर ज्ञान वो लोग देते हैं, वो देश हमारे देश पर बयान देते हैं जिनके चुनावों के निर्णय कोर्ट में किए जाते हैं। आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतया आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है। मेरे प्यारे साथियों, जयशंकर साहब का यह बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं, ये बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आज हमारे देश के अंदर लोगों को चुनाव होते हुए देखकर डाइजेशन बिगड़ रहा है। दुनिया के बहुत से देश हैं जो अपनी तरफ से, इवन बहुत सारे न्यूज मीडिया, बहुत सारे ऐसे राजनेता, दुनिया के बहुत सारे पावरफुल नेशंस भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए, इतना ही नहीं, कौन सी पार्टी को फंड करना है, कौन सी पार्टी को प्रमोट करना है, इसको खुलेआम प्रमोट करते हैं। भारत के चुनावों को प्रभावित करने में उनके तमाम प्रयास हमें समझ में आते हैं और आना लाजमी भी है, क्योंकि 300 साल से जिन्होंने हम पर शासन किया हो वो हमें इंडिपेंडेंट होता हुआ और आगे बढ़ता हुआ कैसे देख सकते हैं, उन्हें रास कैसे आ सकता है। और जब वो इस तरह की हरकत करते हैं तो वो हमें समझ में आती हैं। विदेश मंत्री का यह बोलना कि हमें समझ में आता है कि आप हमारे चुनावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, यह अपने आप में एक स्ट्रेट मैसेज है। इन्होंने हाल ही में अपने द्वारा कोलकाता में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के बांग्ला संस्करण के दौरान अपने प्रोग्राम में जवाब देते हुए कहा, इन्होंने पश्चिमी मीडिया के कुछ खास लोगों को ही देश की सत्ता संभालते हुए देखना चाहती है, यह बयान भी दिया। जब ऐसा नहीं होता तो यह उन्हें पसंद नहीं आता। वे अपनी चुनाव कवरेज में खुले तौर पर कुछ लोगों का समर्थन करते हैं और तो और पश्चिमी मीडिया भारत के कई राजनेताओं की गलत इमेज छापती है, विज्ञापन तक करती है, क्योंकि वो कुछ लोगों को प्रमोट होते हुए देखना चाहते हैं। यानी इनका सीधा सीधा बयान बीबीसी के ऊपर, कनाडा के ऊपर, न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर, वाशिंगटन पोस्ट के ऊपर, सब पर था। यहां तक कि इन्होंने इस बात पर भी जवाब दिया कि क्या हम डॉलर के विकल्प के बारे में विचार कर रहे हैं। इन्होंने साफ कहा कि देखिए, एक दौर था जब डॉलर चल रहा था, लेकिन अब दुनिया के देश डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। डी डॉलराइजेशन का मतलब है दुनिया के देश इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हम डॉलर का सब्स्टिट्यूट क्या बनाएं। और यह आपको भी पता होगा, हाल ही में ब्रिक्स नेशंस ने यह चर्चा की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सबसे ज्यादा ट्रेड चीन के साथ कर रहा है। चीन, भारत और रूस बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स बन के निकले हैं, जो कि ब्रिक्स के 3 बड़े मूलभूत सदस्य हैं। यदि ये ब्रिक्स करेंसी बनाने में कामयाब हुए तो आप विचार कीजिए कि दुनिया में डॉलर को कितनी बड़ी चुनौती मिलेगी। जयशंकर साहब ने यहां पर एक बयान देते हुए कहा कि अफ्रीकी देशों के साथ जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास डॉलर का संकट है, हम चाहते हैं कि आपके साथ आपकी करेंसी में व्यापार करें। इन्होंने कहा अगले 5 सालों में दुनिया के देश इंडिविजुअल करेंसीज में व्यापार करने लगेंगे। और दोस्तों, जिस दिन दुनिया के देश डॉलर को व्यापार से बाहर कर देंगे, उस दिन अमेरिकी प्रभुत्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी ये वो सारे कारक हैं जिनको लेकर के अब चर्चा शुरू होने लगी है कि भारत और दुनिया के तमाम देश अमेरिका को कैसे किनारे लगाते जा रहे हैं। और इसको किनारे लगाते हुए अंत में रूस ने भी वो सब कर दिखाया कि वो अफ्रीका के अंदर जहां अमेरिकी बेस था वहां पर अपने सैनिक घुसा दिया। इस पर भी हमने आपको 11 दिन पहले ही एक सेशन करके बताया था। अमेरिका में वो बात नहीं जिसके चलते अमेरिका दुनिया के पूरे की पूरे फ्लो को अपने हिसाब से एडजस्ट करता था।
एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका कुछ और नहीं अपितु वेस्टर्न वर्ल्ड या यानी कि यूरोपियंस ही हैं। तो वो यहीं से तथ्य जो है वो डिराइव होता है कि वो किस प्रकार से यहां से वहां तक के सफर पर गए थे। यानी कि यहां से यहां तक का जो सफर है इसके लिए यूरोपियंस इटली से निकले, फ्रांस से निकले, यूके से निकले और यहां जाकर के बस गए थे। ये वो दौर था, इसको क्रॉस करके ये लोग गए थे। कोई बात नहीं साहब, इंडिया की तलाश में गए थे लेकिन एक नया कॉन्टिनेंट इनको मिल गया। धीरे धीरे ये लोग यहां जाकर आपस में ही झगड़ना शुरू कर दिए, आपस में झगड़ना शुरू कर दिए, यहां के बड़े क्षेत्रों को कब्जाना शुरू कर दिए। थे तो सारे के सारे ये लोग व्यापारी और लुटेरे ही, यहां जाकर अपना प्रभुत्व की लड़ाई लड़ने लगे। आपस में लड़ाइयां शुरू होने लगी। लड़ाइयों का अंत यह निकला कि 1783 के अंदर यहां पर अमेरिका में रह रहे जो ये लोग थे यूरोपियंस, इन्होंने खुद से ब्रिटेन से अपनी आजादी मांग ली। देखो, ब्रिटिशर्स यहां से निकलकर यहां पर राज किए, ब्रिटिशर्स यहां से निकलकर अपन पर राज किए, और तो और ब्रिटिशर्स यहां से निकलकर ऑस्ट्रेलिया पर राज किए, ब्रिटिशर्स यहां से निकलकर अफ्रीका पर राज किए। मतलब आप यह सोचिए कि ब्रिटिशर्स ने दुनिया भर में राज किया है। यहां ऑस्ट्रेलिया आज जो आप देखते हो वो है कौन? वो ब्रिटिशर्स ही हैं। अमेरिका में जिन्हें देखते हो अधिकांश लोग ब्रिटिशर्स हैं। इस तरह से यहां के लोग जो यहां गए उन्होंने ब्रिटेन से ही स्वतंत्रता मांग ली कि हम अलग रहना चाहते हैं। 1783 के अंदर अमेरिका आजाद हो गया। जब इंडिया में प्रभुत्व फैलना भी शुरू नहीं हुआ था उससे पहले अमेरिका आजाद हो गया था। 1787 में अमेरिका ने अपना संविधान बना लिया, 1789 में लागू कर दिया, जॉर्ज वाशिंगटन को पहला राष्ट्रपति बना दिया। अब आप पूछेंगे ये सब आप हमें क्यों बता रहे हो? मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह पता चले कि अमेरिका असल में है कौन। आपको जो लगता है कि अमेरिका वाले कहीं और से निकलकर आ गए, नहीं, अमेरिका में सारे माइग्रेंट्स ही भरे हुए हैं और विशेष रूप से यूरोपियंस भरे हुए हैं जो वहां पर कब्जा जमाए हुए हैं। 4 जुलाई 1776 को आजादी के घोषणा पत्र पर अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका बनने की घोषणा हो जाती है। जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति थे जो बन गए यहां पे। धीरे धीरे अमेरिका ने अपने पैसे से आसपास के क्षेत्र खरीदने शुरू किए। खरीदने में अमेरिका ने लुइसियाना जो है उसको फ्रांस से खरीदा, 1819 में स्पेन से फ्लोरिडा खरीदा, 1845 में टेक्सास को खरीदा, 1848 में मैक्सिको पर कब्जा किया, 1867 में अलास्का को खरीदा। यानी कि जो आज आप अमेरिका 50 राज्यों से बना हुआ देखते हैं उसे अमेरिका ने बकायदा या तो खरीदा या कब्जा किया, तब जाकर एक संयुक्त अमेरिका बनकर आया। 1867 में जाकर जो अलास्का आज आप देखते हैं यह रहा अलास्का का एग्रीमेंट, और यह वाला हिस्सा रूस से ही खरीदा था अमेरिका ने। ठीक है साहब, चलिए, तो अमेरिका का इतिहास, कैसे अमेरिका बना, वहां तक आप लोग पहुंच गए। अब क्या हुआ? कालखंड निकलता गया। अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकी वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे। धीरे धीरे पैसे कमाने पर शुरुआत हुई। हम सीधा कट टू द पॉइंट अब वर्ल्ड वॉर के एरा में आते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तरफ एक तरफ रूस, ये ब्रिटेन और फ्रांस खड़े थे, दूसरी तरफ इटली और जर्मनी खड़े थे। इन दोनों के युद्ध में अमेरिका गए हुए ब्रिटिशर्स जो अब अमेरिकी कहलाते थे वो अपने लेवल पर असलाह बना बनाकर इन लोगों को लड़ने के लिए देते रहे। परिणाम यह निकला कि अमेरिका में पैसा जाता रहा और ये लोग लड़ लड़ के बर्बाद होते रहे। इसकी और मजबूती यह निकली कि उस समय अमेरिका का मार्केट 44 महीने तक एकदम हाई बना रहा। यानी कि शेयर मार्केट इस युद्ध के अंदर अमेरिका का सबसे ऊंचाइयों को छूता रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो अमेरिका ने रहा सहा कसर ना केवल वेपन बेचकर बल्कि जापान पर परमाणु बम गिराकर पूरी तरह से दुनिया को अपने नीचे झुकाकर खड़ा कर दिया कि देखिए दुनिया पर राज करने वाले लोग हम ही हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 को जब खत्म हुआ तो विजेता राष्ट्रों में जहां अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस और यूके बैठे हुए थे, यूएसएसआर अमेरिका से इस बात पर नाराज हो गया कि यार आपने परमाणु बम बनाया और हमें बताया तक नहीं, आपने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया, हमें बताया तक नहीं, हम आपके साथ 6 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, आपके साथ मिलकर के हम जर्मनी को, इटली को, जापान को हराने का युद्ध लड़ रहे हैं, आपने जाकर बम गिरा दिया और हमें कोई सूचना ही नहीं है। इस बात पर नाराजगी हुई और इसी नाराजगी को कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका तब तक वेपन बेचकर इतना पैसा कमा चुका था कि यूएसएसआर को हराने के लिए एक विचारधारा की लड़ाई शुरू करी, और उस विचारधारा की लड़ाई में यूएसएसआर जहां साम्यवादी विचारधारा लेके निकला, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा लेके निकला। दोनों आपस में झगड़ने लगे। झगड़ने के लिए फ्रंट में एक दूसरे के तो कोई नहीं आया क्योंकि दोनों एक दूसरे की ताकत से अवगत थे, लेकिन दुनिया के देशों को लड़ाना शुरू किया। उसी में भारत पाकिस्तान का लड़ना, जापान और कोरिया का लड़ना, दुनिया भर के देशों का आपस में भिड़ना उसी का परिणाम था।
परिणाम यह निकला कि धीरे धीरे अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने झगड़ते झगड़ते रूस इतना कमजोर पड़ गया कि वर्ष 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत रूस टूटकर 15 देशों में बंट गया। उनमें से सबसे बड़ा देश रूस बना, 1991 में रूस बनकर बैठ गया। आज जो आप रूस देखते हैं वो 1991 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद बना हुआ रूस है। रूस बच तो गया और उस दिन उसने अपनी परंपराओं में, परिपाटियों में परिवर्तन किया कि यार हम लोग बहुत देर तक कम्युनिस्ट नहीं रह सकते, हम गरीबों की बात कर जरूर सकते हैं लेकिन गरीबों को अधिकार के रूप में सत्ता चलाने नहीं दे सकते। पूंजीवादियों को स्थान देना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनियों को स्थान देना पड़ेगा, उन्हें प्रोग्रेस करनी देनी पड़ेगी, जो टैलेंटेड हैं उन्हें उनका स्थान देना पड़ेगा। और यही करते हुए रूस ने विचारधारा में परिवर्तन किया। रूस की विचारधारा में परिवर्तन और इधर जापानी आतंक से मुक्त हुआ चीन माओ जेडोंग के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ने लगा। माओवाद को लेकर जो चीन आगे बढ़ रहा था, यह किसी ने नहीं सोचा था कि एक समय पर आजाद हुआ भारत और चीन इतना ज्यादा एक दूसरे से पिछड़ जाएंगे। आज चीन जहां खड़ा हुआ है, भारत उसके मुकाबले कई गुना नीचे खड़ा हुआ है। लगभग 4 टाइम्स तो हम चीन से पीछे हैं। चीन ने अपनी नीतियों में जिस दृढ़ता से अपने आप की पालना की, वो आज दुनिया के सामने, अमेरिका के आंखों के सामने किरकिरी बनकर खड़ा हुआ है। साथियों, रूस, चीन और इंडिया जिस तरह से कोल्ड वॉर के बाद बढ़ने लगे, धीरे धीरे अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती का रूप स्वीकार करने के लिए मजबूत करने लगे। इसी बीच में अमेरिका ने एक काम और किया, ना केवल इस तरीके से बल्कि अमेरिका ने दुनिया पर प्रभुत्व को कायम करने के लिए डॉलर की कहानी भी रची। अब यह डॉलर की कहानी क्या थी? असल में अमेरिका जब दुनिया को कर्जा दे रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उसने 2 बैंक बनाई, एक का नाम रखा वर्ल्ड बैंक और एक का नाम रखा आईएमएफ, और कहा कि दुनिया के देशों को जितना पैसा चाहिए इन बैंकों से ले लो, धन डॉलर में मिलेगा। डॉलर एक करेंसी है, लेकिन इतनी ही करेंसी के रूप में हमने गोल्ड अपने रिजर्व में रखा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका ने जितना डॉलर मार्केट में निकाला, लोगों से यह कहकर निकाला कि ये जो कागज का टुकड़ा डॉलर है ना, इसका मतलब है कि इतना ही गोल्ड हमारे पास रखा हुआ है। यानी कि गोल्ड इज इक्वल्स टू डॉलर है, जब मर्जी पड़े डॉलर देना और गोल्ड ले जाना। सोचकर देखो कि अगर कोई आपको यह विश्वास दिला दे कि जितना डॉलर उतना गोल्ड है, तो सोचिए अमेरिका के पास कितना गोल्ड होगा। गोल्ड के स्थान पर एक कागज में व्यापार तो हो रहा था, लेकिन अमेरिका ने दुनिया को कह दिया था कि मेरे पास इतना गोल्ड है। और इस गोल्ड के लिए 1944 में बकायदा ब्रेटन वुड घोषणा पत्र में यह जानकारी दे दी। यह तो 1971 के अंदर जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्ड वर्सेस डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी जब बंद की, तब जाकर डॉलर थोड़ा सा कमजोर पड़ा। अदरवाइज 1971 तो डॉलर, मतलब यह समझिए कि डॉलर और गोल्ड एक ही बात मानी जाती थी। ठीक है साहब, दुनिया भर के अंदर आप यह मानकर चलिए कि जो व्यापार होता है, उस व्यापार का लगभग 90% ट्रेड डॉलर में ही होने लगा। मतलब इतना ज्यादा डॉलर ही डॉलर चलने लगा, क्योंकि सब तरफ गोल्ड का ही पर्याय बन चुका था डॉलर। बाकी प्रयास किया है हमने सारी खबरों को आप तक पहुंचाने का। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी रिसर्च और हमारा प्रयास पसंद आया हो तो एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए भी कर दीजिए कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतया आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है।